Hello everyone, welcome once again to USTM IS Academy. I am your mentor Apurvo. So here I again present another topic on Indian economic development, that is the impact of the land reforms. Last video was on about land reforms. हमने देखा कि land reform क्या है, कैसे land reform को implement किया गया, क्यों किया गया, वो देखा. उसी वीडियो में मैं वो impact of land reforms include कर सकता था, but I thought कि that impact of land reforms becomes an independent topic to discuss, इसीलिए मैंने उसको एक अलग वीडियो में लाया. So impact and shortcomings, मतलब अगर आप इसको एक कंपैरेटिव स्टडी के हिसाब से भी देखते हो कि क्या इम्पैक्ट था लैंड रिफॉर्म का या क्या शॉर्टकमिंग्स था, तो हाँ कुछ इम्पैक्ट जैसी पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़रूर थे, पर कहीं ना कहीं लगता है शॉर्टकमिंग्स ज़्यादा थे. तो अगर वो शॉर्टकमिंग्स जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं अगर वो नहीं होते तो शायद लैंड रिफॉर्म्स से हमारे इंडियन एग्रीकल्चर को और भी ज़्यादा मदद मिलती. सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल सी कि क्या हुआ. पहले जो हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया अबाउट द इंटरमीडिएट एरा जैसे द रियाटवारी सिस्टम, मालवारी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम, दे क्रस्ट द कल्टिवेटर्स. तो उन्होंने जो एग्रीकल्चर करने की जो मोटिवेशन थी वो उन्होंने रखी नहीं थी, बिकॉज दे वर सो मच एक्सप्लॉयटेटिव. फिर लैंड रिफॉर्म्स आए कि कल्टिवेटर्स दे बिकेम ओनर्स. इवन द लैंड ओनरशिप ऑल्सो चेंज, क्योंकि लैंड सीलिंग लगाए गए तो ओनरशिप हैज ओनर्स ऑल्सो बिकेम देयर ओन कल्टिवेटर्स. तो एक इंटरचेंजेबल थीम वो रहा है. तो अभी पॉजिटिव इम्पैक्ट अगर हम देखते विच इज ये जो पार्ट है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ये हम एक रिवाइज कर रहे हैं. तो जैसे कि इकोनॉमिक इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, कि अगर आपके पास पहले लैंड नहीं थी, आपको लैंड दिया गया थ्रू लैंड रिफॉर्म, तो वहां ऑब्वियसली और इंटरमीडिएरी भी हटा दिए गए, तो डेफिनेटली यू विल गेट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मोटिवेशन टू डू एग्रीकल्चर, हेंस द प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज. नेक्स्ट, प्रोटेक्टेड टेनेंसी स्टेटस, कि अगर आप लैंड ओनर नहीं बन पाए हो क्योंकि आपके पास एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन नहीं था, तो इसीलिए आपको एज अ टेनेंट ही रखा गया, पर फिर भी उसमें आपको सिक्योरिटी दिया गया. कैसा सिक्योरिटी? जैसे कि जो टेन्योर से पहले आपका लैंड वो छीना नहीं जा सकता. सेकेंडली, जो रेंट डिसाइडेड था वो भी गवर्नमेंट के कुछ स्केल्स के ऊपर ही वो डिसाइडेड था, ना कि वो कुछ डेट्रीमेंटल या फिर आर्बिट्ररी रेंट वो चार्ज कर सकते थे. तो इसको भी वो कल्टिवेटर्स को एक सिक्योरिटी मिली. एंड लैंड पोजेशंस, की जो जमींदार थे उस टाइम या कोई भी इंसान जिसके पास बहुत ज़्यादा लैंड उसके पोजीशन में था, लैंड सीलिंग एक्ट लाकर उसको हटा दिया गया, कैप कर दिया गया कि आप एक लिमिट से ऊपर लैंड नहीं रख सकते हो. उसके साथ साथ हम कुछ मूवमेंट्स भी हमने देखी थी, जैसे कि द भूदान मूवमेंट या फिर द ग्रामदान मूवमेंट, जहाँ पर जो टेनेंट्स थे, जो टीलर्स थे, उनको लैंड दिया गया विदाउट पेइंग एनी कंपेंसेशन ऑल्सो. नाउ बट अभी हम इसका एक रियलिटी चेक करेंगे कि जो लैंड रिफॉर्म हुआ था कि वो असल में बहुत ज़्यादा बेनिफिट लोगों को मिला. हाँ मिला है, ऐसा नहीं कि 100% मिला है, उसके बहुत ज़्यादा शॉर्टकमिंग्स भी थे. जैसे फर्स्ट इज कि लेट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स. लैंडलॉर्ड का मतलब पता है कि जो लैंड का जो मालिक है वो है लैंडलॉर्ड. अभी एब्सेंटी लैंडलॉर्ड किसको कहा जाता है? जिस लैंड के ऊपर मैं एग्रीकल्चर नहीं कर रहा हूं, मतलब मेरा एक लैंड है पर मैं उस लैंड के ऊपर एग्रीकल्चर मैं नहीं कर रहा हूं, ना ही मैं उस लैंड में रह रहा हूं, ना ही मैं उस लैंड के आसपास रह रहा हूं. मतलब उस लैंड का जो लोकल रीजन है वहां पर भी मैं नहीं रह रहा हूं, मैं कहीं दूर रहता हूं, तो मुझे कहा जाएगा एक एब्सेंटी लैंडलॉर्ड. तो लैंड रिफॉर्म में सबसे पहले जो इम्पैक्ट आया वो एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स के ऊपर था. कैसा? कि अचानक गवर्नमेंट ने ये बोला कि आपके पास एक लिमिट से ऊपर अगर लैंड है तो आप उसको दे देंगे. नाउ लैंड इज व्हाट इन इंडिया? लैंड हमारे लिए सिर्फ लैंड नहीं है, लैंड हमारे लिए सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, लैंड इज अ प्रेस्टीज टू अस. कि जमींदार, अगर आप उनको जमींदार कह रहे हो, that means you are not weighing that person economically, rather you are also owing that person socially, कि वो जमींदार है, वो सोसाइटी में उसका एक अलग
वजूद है, ओहदा है, ठीक है, तो दैट बिकम्स अ प्रेस्टीज कि हमारे पास अगर लैंड बहुत ज्यादा है तो हमारा सोसाइटी में एक अलग पोजीशन है, ठीक है, विच इज एन फैक्टर ऑफ द क्लास सिस्टम इन इंडिया। तो अगर जिसके पास ज्यादा जमीन है उससे अगर ले लिया जाए तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ रिएक्शन तो करेगा ही। तो वही एब्सेंटी लैंडलॉर्ड के ऊपर एक प्रेशर था कि मेरे से ये लैंड चला जाएगा किसी भी तरह, लीगल हेल्प लेकर, बाय हुक और बाय क्रूक मुझे वो अपना लैंड रखना है। तो द लैंड ओनर्स पर्टिकुलरली एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स फेस सडन एंड सब्सटेंशियल एक्सपेंसेस। क्यों इतना ज्यादा एक्सपेंस? क्योंकि उनको लिटिगेशन के लिए बहुत पैसा देना है कि हमसे जो लैंड ये चला जाएगा हम वो किसी भी तरह अपने पास रखेंगे। कैसे रखेंगे वो अभी आगे आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे। इन रिस्पॉन्स दे सिस्टमेटिकली सॉट द असिस्टेंस ऑफ लीगल प्रोफेशनल्स एंड द ब्यूरोक्रेसी टू सर्कमवेंट द न्यूली इम्पोज्ड सीलिंग लॉज। सर्कमवेंट द न्यूली इम्पोज सीलिंग लॉज मतलब कि जो नए सीलिंग लॉज आए हैं उनको कैसे वो बाईपास कर सके, दैट इज द मीनिंग ऑफ सर्कमवेंट द न्यूली इम्पोज सीलिंग लॉज। तो उसके लिए उनको ज्यादा पैसा खर्च करनी है, ओके, लिटिगेशन फाइल करनी है, एडवोकेट्स को पैसा देना है, ये टैक्स पे करना है, वो टैक्स पे करना है, तो किसी भी तरह से बाय हुक और बाय क्रूक उनको अपनी लैंड रखनी थी। तो ये था एक पहला इम्पैक्ट। द इल्यूजन ऑफ द टोटल सक्सेस कि हम लैंड रिफॉर्म जब हम बोलते हैं कि ये सिग्निफिकेंट चेंज है, रिफॉर्म है, तो बहुत पॉजिटिव चेंज आए होंगे, पर इसको कभी कभी हम एक इल्यूजन की तरह देखते हैं कि शायद कहीं ना कहीं ये सच नहीं कि 100% लैंड रिफॉर्म या फिर एग्रीकल्चर रिफॉर्म उस टाइम हुआ था। जैसे द इंटेंडेड इम्पैक्ट ऑफ एग्रेरियन रिस्ट्रक्चरिंग वाज सीवियरली इम्पेडेड by the weak political will, administrative apathy and sophisticated legal loopholes कि जैसा होना था वैसा नहीं हो पाया। क्यों? ये जो रीजन है अभी हम डिस्कस करेंगे। जैसे पहला क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉटलनेक। तो लैंड एक क्या है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है। तो अगर मेरे पास लैंड है, मैं बोलूं कि ठीक है तुम ये लैंड ले लो या फिर तुम्हें मैं लैंड नहीं दूंगा, ऐसे वो काम नहीं चलती। ये एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है, उसको पेन और पेपर में अथॉरिटी से उसको काम करवाना होगा, पर जहां वो काम होगा वहीं पर अगर कुछ लिमिटेशंस है तब वो सक्सेसफुल नहीं होता है। जैसे इन मोस्ट स्टेट्स द पॉलिटिकल विल टू एनफोर्स लेजिस्लेशन वाज फैटली वीक। कि जो लैंड है, एग्रीकल्चर है, वो कौन सा मैटर है कॉन्स्टिट्यूशन में? वो एक स्टेट मैटर है, स्टेट सब्जेक्ट है। तो हर एक स्टेट में तो अलग अलग गवर्नमेंट है, अलग अलग ब्यूरोक्रेसी है, तो हर एक ब्यूरोक्रेसी का जो क्या बोलते उसको इंटेंट सेम नहीं भी हो सकता है। सो एट दैट टाइम द ब्यूरोक्रेसी वाज नॉट इंटेंडेड टू दैट पर्टिकुलर टास्क, दैट इज लैंड रिफॉर्म। तो इसीलिए लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, कुछ स्टेट्स उन्होंने सपोर्ट किया लैंड रिफॉर्म को, अच्छी तरह से उन्होंने इंप्लीमेंट किया, कुछ स्टेट्स में उनको करनी नहीं थी तो उन्होंने उसको ज्यादा पुश नहीं दिया। लैंड रिफॉर्म इज अ स्टेट सब्जेक्ट, जैसे कि अभी मैंने कहा है। द सेंटर्स रोल वाज स्ट्रिक्टली लिमिटेड टू डेवलपिंग ब्रॉड गाइडलाइंस एंड अटेम्प्टिंग टू परसुएट स्टेट एग्जीक्यूशन। वो लैंड रिफॉर्म किसने बनाया? वो सेंटर ने बनाया, पर उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा? स्टेट। अगर जिस स्टेट के बारे में हम बात कर रहे होंगे वो स्टेट अगर सेंटर के बनाए गए लॉ से अगर वो सहमत नहीं है तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। Successful implementation heavily relies on accurate data. This is again very crucial कि मैं अगर लैंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं तो कैसे होगा? पता होना चाहिए मेरे पास कितना लैंड है, कितना मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, तो प्रॉपर रिकॉर्ड मस्ट बी देयर। बट दैट टाइम देयर वाज लैक ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स कि अगर प्रॉपर मेरे जमीन का लैंड रिकॉर्ड है ही नहीं तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी कैसे होगा? इन मेनी स्टेट्स लैंड रिकॉर्ड्स वर सिंपली नॉट एडिक्वेटली मेंटेन्ड। ओके, नेक्स्ट द लिटिगेशन गैप, डिस्ट्रीब्यूशन वर्सेस ऑक्यूपेशन। वही कि जहां पर लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ कि जैसे डी ज्यूरे मतलब लॉ क्या कहता है? लैंड डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सीलिंग लगाया गया, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन होगा। डी फैक्टो मतलब अल्टीमेट रिजल्ट क्या है, असल में क्या एग्जिस्ट करता है? एक्चुअल ऑक्यूपेशन। यहाँ पर लॉ कुछ और कह रहा है पर एग्जीक्यूट करने के बाद एक्चुअल ऑक्यूपेशन ऑफ लैंड कुछ अलग था। जैसे कुछ फिजिकल प्रिवेंशन की कुछ स्टेट्स रीजन्स थे जहां पर फिजिकल फोर्स अप्लाई किया गया कि लैंड में टीलर्स के, फार्मर्स के ऑक्यूपेशन ना हो।
फिर कॉस्टली लिटिगेशन, कि अगर कोई भी लैंडलेस लेबर अगर वो बोले कि मेरा हक मुझे नहीं मिला है, मैं कोर्ट में जाऊंगा, तो कोर्ट में अगर जाएंगे तो उसमें भी आपको खर्चा करना है, दैट बियर्स अ कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन, राइट। सो वो फार्मर्स क्या है, और ही और शी इज अ लैंडलेस लेबर, लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर, लैंडलेस फार्मर, तो उनके पास ज्यादा पैसा उतना होगा नहीं, वो दे लिव देयर लाइफ ऑन सब्सिस्टेंस अर्निंग, तो वो कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन कहाँ से कवर करेंगे, इसीलिए वो अपने हक के लिए इन द कोर्ट ऑफ लॉ वो लड़ भी नहीं पाए। A massive gap remained between theoretical distribution and actual occupation intended beneficiaries, especially landless laborers and poor peasants, simply could not afford the financial cost of litigation. तो उनके पास उतना पैसा नहीं था कि वो कोर्ट में जाके अपना हक मांगे। नेक्स्ट, अभी लैंड सीलिंग किसके ऊपर लगा, जमींदार के ऊपर लगा, जमींदार के स्टेट के ऊपर, इतना जो लैंड है उनके पास उसके ऊपर, तो जमींदार अभी वो, मैंने क्या बोला, बाय हुक और बाय क्रूक ही और शी विल ट्राई टू कीप इट्स ओन प्रेस्टीज। जैसे कि यहाँ पर एक है मैलिफाइड ट्रांसफर और एक यहाँ पर बेनामी लैंड, कि मेरे नाम पे उतना ज्यादा लैंड नहीं हो सकता, ये लॉ कह रहा है, पर वो लैंड मेरा ही होगा पर नाम अलग अलग हो सकते हैं। फर्स्ट की वो जो पूरा एस्टेट है, उस एस्टेट से कुछ चंक ऑफ लैंड किसी ऐसे इंसान के नामों पर वो रजिस्ट्री कर दिया जाएगा बाय विद द हेल्प ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, और इसको हम करप्शन ही कहेंगे ऑफ कोर्स, कि जो एग्जिस्ट करते ही नहीं है, हेल्ड अंडर अ डिफरेंट घोस्ट नेम टू सर्कमवेंट लॉ। ठीक है, मेरा नाम अपूर्व है, मैंने कोई XYZ के नाम पे वो लैंड मैंने ट्रांसफर कर दिया, पर वो XYZ तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, वो है ही नहीं, इज अ घोस्ट पर्सन। सो उसको कहा जाता है, वो जो लैंड है उसको कहा जाता है बेनामी लैंड। ठीक है, सपोज और एक क्या है मैलिफाइड ट्रांसफर, कि मैंने क्या किया, मेरे पास और लैंड है जो ऑलरेडी मैंने कुछ बेनामी लैंड कर दिया, और कुछ लैंड है मैंने क्या किया, उसको सपोज मैंने मेरे बहन के नाम पर उसको ट्रांसफर कर दिया, तो एक्सटेंसिव ट्रांसफर टू फैमिली मेंबर्स, माय सिस्टर विल बी माय फैमिली मेंबर, फिर मे बी मैंने कोई अदर फैमिली मेंबर के नाम पर कुछ और ट्रांसफर कर दिया, हो गया। तो जब लॉ देखेगा कि मेरे नाम अपूर्व नंदी के नाम पर कितना लैंड है, हाँ वो सीलिंग लॉ के मुताबिक है, पर असल में वो सब लैंड मतलब ऑक्यूपेशन मेरा ही है, पर नाम अलग अलग है, क्योंकि वो सब लोग मेरे ही है। एक तो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, और एक जो है वो मेरा ही फैमिली मेंबर है। ठीक है, सो अल्टीमेटली आइडेंटिफाइंग बेनामी लैंड इज इम्पॉसिबल, कि ये जो XYZ के नाम पे मैंने ट्रांसफर किया, वो जो लोकल अथॉरिटी है उनके सपोर्ट्स विदाउट हिज और हर सपोर्ट, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट, वो बेनामी लैंड आइडेंटिफाई करना पॉसिबल है ही नहीं, और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी मेरे अंडर मैंने ले लिया है बाय करप्शन। ठीक है, नेक्स्ट कम्स कि ट्राइबल लैंड का क्या हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ट्राइबल लैंड है, जो शेड्यूल्ड एरियाज है, वहां पर लैंड रिफॉर्म ने सख्ती से कह दिया था कि ट्राइबल लैंड वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, ट्राइबल लैंड्स विल बी इंटैक्ट। ठीक है, बाय लॉ द ट्रांसफर ऑफ लैंड फ्रॉम ट्राइबल टू नॉन ट्राइबल पॉपुलेशंस वाज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन ऑल द शेड्यूल्ड एरियाज। बट क्या हुआ, डिस्पाइट एब्सोल्यूट लीगल प्रोहिबिशन ट्राइबल्स एक्सपीरियंस्ड लैंड एलिनिएशन, कि मतलब जैसे कि इम्प्रॉपर लैंड रिकॉर्ड है, तो लैंड रिकॉर्ड्स को भी मैनिपुलेट करके वो ट्राइबल लैंड को नॉन ट्राइबल साइट करके उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, ले लिया गया, और जो ट्राइबल लोग हैं उनका भी बहुत ज्यादा एलिनिएशन देखने को मिला है। लैंड एलिनिएशन मतलब पहले से इतने सालों से हम वहां ही रह रहे, बट ड्यू टू दिस मैलिफाइड प्रैक्टिसेस दोज ट्राइबल पीपल हैज टू रिलोकेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उनको जगह छोड़नी पड़ी, दैट वाज ट्राइबल लैंड एलिनिएशन, वो भी देखने को मिला। सो अल्टीमेटली ट्राइबल लोगों के लिए लैंड रिफॉर्म्स था ही नहीं, उनका पहले जो लैंड था वो उनका ही रहेगा, उनका ही ऑक्यूपेशन रहेगा, पर ड्यू टू सर्टेन मैलिफाइड प्रैक्टिसेस उनको भी अपना लैंड गंवाना पड़ा। और इसी से दिस इज द बैकग्राउंड दैट सर्व्स एज द बर्थ ऑफ नक्सलिज्म ऑल्सो। ठीक है, ओके, सो एक सिंथेसिस हम देखते हैं लास्टली कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द लॉ क्या था।
टू कैप द लैंड साइज की एक लिमिट से ऊपर हम लैंड नहीं रख सकते। पर बैरियर क्या है, मैलाफाइड एंड बेनामी ट्रांसफर, मैंने अलग अलग लोगों के नाम पे लैंड को ट्रांसफर कर दिया, अल्टीमेटली मेरा जो कंट्रोल मेरा ही रहेगा उस लैंड के ऊपर। डिस्ट्रीब्यूटेड लैंड प्रोटेक्ट टेनेंट्स एंड लैंडलेस, फिजिकल प्रिवेंशन एंड कॉस्टली लिटिगेशन। फिजिकल प्रिवेंशन वही अपना फिजिकल पावर यूज करके लैंड को लैंड डिस्ट्रीब्यूशन से रोका गया, उनको अपना राइट लेने से रोका गया, और कॉस्टली लिटिगेशन की वजह से वो अपना हक मांग नहीं पाए। सो अल्टीमेटली पुअर बेनिफिशियरीज were physically and financially kept out of it. Prohibit tribal to non-tribal transfer. The barrier was administrative errors and legal loopholes, so there was a massive persistent land alienation. So ultimately what we see कि वही agrarian shift वैसा हमें करना था, पर due to state level apathy, indifferent bureaucracies and legal agility of elites. Legal agility of elites मतलब जो legal system है, जो machinery है, उसमें जो कंट्रोल है वो एलिट्स की थी, इसी वजह से लॉ भी बेनिफिशियरीज को मदद नहीं कर पाए। सो आई होप यू गॉट द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। सो फॉर सच नॉलेजेबल एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड दैट्स माई प्रॉमिस दैट पीरियडिकली आई विल ब्रिंग many such things for you so that it can help you in your preparation. So from this video, thank you so much, take care.